डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए बहुत ही अवेटेड वीडियो लेकर आया हूं, जिसका आपको बहुत ही इंतजार था, क्योंकि इस पर आप लोगों ने बहुत कमेंट करके कहा था कि सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर वीडियो बनाइए। हालांकि इस पर मैं वीडियो पहले ही देख चुका हूं, लेकिन सिंथेसिस के अंतर्गत मैंने वीडियो नहीं दिया। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे सिंथेसिस के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। यानी सिंथेसिस का मतलब होता है वाक्यों को जोड़ना। दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को हम जोड़कर जब एक सेंटेंस बनाते हैं, और जो जोड़ने के बाद जो एक सेंटेंस बनता है उसको अपन लोग या तो वो हो सकता सिंपल बनेगा या कॉम्प्लेक्स बनेगा या कंपाउंड बनेगा। तो आज की वीडियो में अपन लोग कॉम्प्लेक्स पर बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है, तो ध्यान दीजिए, समझ लीजिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है मिश्रित वाक्य, यानी ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक से अधिक, यानी कम से कम एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। ध्यान दीजिए, एक प्रिंसिपल क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स। एक से अधिक भी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकते हैं। अब ये क्लॉज शब्द क्या है, इसको समझिए। बड़े वाक्य का एक छोटा हिस्सा जो अपने आप में वाक्य हो। बड़े वाक्य का एक ऐसा हिस्सा या एक हिस्सा, कुछ भी कह सकते हैं, जो अपने आप में एक वाक्य वो होता है आपकी क्लॉज। तो यहां दो क्लॉज होंगी कम से कम, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, मिला के कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो प्रिंसिपल क्लॉज होगी वो एक ही होगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज एक से अधिक हो सकती है। ठीक है, तो अपन जब से सिंथेसिस के अंतर्गत ये चीज करेंगे तो इसमें अपन को होगा क्या और करना कैसे, इसको समझिए। जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी वो हो सकता है आपकी नाउन क्लॉज हो सकता है नाउन क्लॉज हो सकता है एडजेक्टिव क्लॉज हो, और हो सकता है आपकी एडवर्ब क्लॉज हो। एडवर्ब क्लॉज यानी जो नाउन क्लॉज हो, जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी वो नाउन क्लॉज हो सकती है, एडजेक्टिव क्लॉज हो सकती है और एडवर्ब क्लॉज हो सकती है। इनमें से कुछ भी हो सकती है, तीनों में से कोई भी एक। तो अपन को करना क्या है, अब चूंकि ये कह सकते हैं अपन लोग, दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स है वो तीन प्रकार की क्लॉज से मिलकर बन सकता है। या हो सकता कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी वो नाउन क्लॉज से मिलकर बनी होगी, या एडजेक्टिव क्लॉज से, या एडवर्ब क्लॉज से। या ये भी बोल सकते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है नाउन क्लॉज हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है एडजेक्टिव क्लॉज हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है एडवर्ब क्लॉज हो। ठीक है, और अब नाउन क्लॉज जो होगी वो नाउन का काम करेगी, और एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव का काम करेगी, विशेषण का काम करेगी, और एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब का काम करेगी। तो समझ लीजिए, नाउन क्लॉज माने संज्ञा उपवाक्य, एडजेक्टिव क्लॉज माने विशेषण उपवाक्य, और एडवर्ब क्लॉज माने क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो क्रिया की विशेषता बताए। ठीक, तो यहां होना क्या है एक्चुअली में समझे। जो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज को मिला के कॉम्प्लेक्स होता है, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है, प्रिंसिपल क्लॉज तो जब तो रहेगी, लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो हो सकता है नाउन क्लॉज हो, या एडजेक्टिव क्लॉज हो, या एडवर्ब क्लॉज हो। तीन में से एक हो सकती है। तो सबसे पहले अपन लोग चर्चा करेंगे नाउन क्लॉज की मदद से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाना सीखेंगे, नाउन क्लॉज की मदद से। तो पहले तो ये समझ लीजिए नाउन क्लॉज होती क्या है। नाउन क्लॉज, नाउन का मतलब होता है संज्ञा, क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य, यानी संज्ञा उपवाक्य। इसकी मदद से अपन को सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाना है, और फिर प्रिंसिपल क्लॉज में सबऑर्डिनेट क्लॉज जोड़ देना है, और ट्रांसलेट करके कॉम्प्लेक्स बना देना है। इतनी सी बात है। अब जो नाउन क्लॉज हो, चाहे वो एडजेक्टिव क्लॉज हो, चाहे एडवर्ब क्लॉज हो, या नाउन क्लॉज हो, कोई भी क्लॉज हो, वो कुछ विशेष प्रकार की कंजंक्शन से मिलकर बनती हैं। इसको समझ लें। जैसे समझ जाइए कौन कौन सी कंजंक्शन होगी, तो मैं इसको आपको समराइज करके बताता हूं। WH वर्ड कंजंक्शन के रूप में यूज हो सकते हैं, दैट यूज हो सकता है इधर, और इफ और वेदर। याद रख लीजिए, नाउन क्लॉज जो होगी आपकी WH वर्ड, इफ, वेदर या दैट, इतने वर्ड्स का यूज करके आपकी नाउन क्लॉज बन सकती है। ध्यान दीजिए, WH वर्ड में आपका आएगा हु, हुज, whom, when, where, why, how much, how many, how, माने जितने भी WH वर्ड होते हैं वो सारे आ सकते हैं। ठीक,
अब इसमें क्या है कि कुछ तो रिलेटिव प्रोनाउन है, कुछ रिलेटिव एडवर्ब है। अब रिलेटिव प्रोनाउन कौन से और रिलेटिव एडवर्ब कौन से समझिए। हु, हुज, हुम और दैट और आपका विच, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। बाकी ये हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ, वाई, वेयर, वेन, ये सब रिलेटिव एडवर्ब होते हैं। लेकिन आपको इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना कि किसको क्या कहते हैं। आप तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इसमें याद रखने वाला कि जो नाउन क्लॉज होगी वो आपकी कुछ विशेष प्रकार की कंजंक्शन से मिलकर बनेगी। और वो कंजंक्शन कौन कौन सी होंगी, तो आप होल सोल इनको याद रखें कि WH वर्ड के अंतर्गत ये सभी आ जाएंगी। ठीक है, तो WH वर्ड कंजंक्शन के रूप में यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे, इफ यूज करेंगे, वेदर यूज करेंगे। बस इतना दिमाग में रखिए कि नाउन क्लॉज के का प्रयोग करके जब अपन लोग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो इतनी कंजंक्शन यूज होगी, WH वर्ड, दैट, इफ और वेदर। क्लियर हो गया। अब आपने देखा होगा कि मैं सिंथेसिस में सिंपल में मैंने बताया है कई जगह, या फिर से बताता हूं कि जब अपन सिंथेसिस करते हैं तो सेंटेंस दो या दो से अधिक सेंटेंस जोड़ के अपन को एक सेंटेंस बनाना होता है। और अपन जो सेंटेंस बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसको पहले से जिन सेंटेंस को जोड़ते हैं उनको पढ़ते हैं, उनका अर्थ निकालते हैं, और अर्थ निकालने के बाद उनको जोड़ देते हैं। यहां जब जोड़ेंगे अपन लोग तो यहां जो अर्थ आएगा इन कंजंक्शंस का अर्थ वो आएगा की के साथ मिलके आएगा, की, यानी इनके पर्सनल अर्थ में हम लोग की जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, की। जैसे फॉर एग्जाम्पल हु दिया है तो हु का मतलब कौन होता है, तो यहां की कौन होगा। हुज का मतलब क्या होता है, किसका, तो की किसका, इस टाइप से मतलब है ना। व्हेन तो की कब, और वेयर तो की कहां, वाई की क्यों, मतलब की के साथ मिलके अपना अर्थ आएगा, ध्यान दीजिएगा। दैट का मतलब तो की होता ही है। इफ और वेदर, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस अपन लोग बनाते हैं यस नो टाइप वाला जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, उसमें इफ और वेदर का यूज होता है ना विकल्प के रूप में। तो इफ और वेदर का मतलब भी की क्या से निकलेगा, की क्या। इफ का मतलब भी वही और वेदर का मतलब भी वही। तो यहां अपन को मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, ये कंडेंसर रहेगी और इनके साथ की क्या का अर्थ आएगा, यानी की का अर्थ आएगा। सभी के अपने अपने अर्थ में की जोड़ा होगा, ध्यान दीजिएगा। तो एक बात तो अपन को ये याद रखनी कि इन कंजंक्शन का प्रयोग करके नाउन क्लॉज बनेगी। अब दूसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है वो अपन को ये याद रखनी है कि जो आपका सेंटेंस अपन लोग बनाएंगे, या तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बना होगा, बनाएंगे, या पैसिव वॉइस में। एक्टिव या पैसिव दोनों में से किसी एक में बना सकते हैं, या एक्टिव वॉइस में बना सकते हैं या पैसिव वॉइस में। क्लियर हो गया आपको। तो नाउन क्लॉज के अंतर्गत 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट, WH वर्ड, दैट, इफ और वेदर ये कंजंक्शन के रूप में प्रयोग करेंगे नाउन क्लॉज के अंतर्गत, जिनका हिंदी में अर्थ होगा की के साथ मिलकर। ठीक है, यानी की उनमें जोड़ देंगे उनके पर्सनल अर्थ में। फिर या जब सेंटेंस को बनाएंगे तो या तो एक्टिव में बना सकते हैं या पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। ठीक, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब तीसरा पॉइंट अपन को ये ध्यान देना है, लेकिन ये पॉइंट कोई विशेष याद करने योग्य पॉइंट नहीं है, ना इसको दिमाग में रखना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं। और वो तीसरा पॉइंट क्या है, जो आपकी नाउन क्लॉज होगी वो नाउन क्लॉज 5 तरीके से प्रयोग हो सकती है। पहला जो तरीका है वो कर्ता के रूप में, दूसरा कर्म के रूप में, तीसरा प्रपोजिशन के कर्म के रूप में, चौथा केस इन पोजीशन के रूप में, पांचवा कॉम्प्लीमेंट के रूप में। यानी नाउन क्लॉज 5 तरीके से, या ये कहें कि 5 जगह प्रयोग हो सकती है। पहला सब्जेक्ट टू अ वर्ब, सब्जेक्ट टू अ वर्ब के रूप में, दूसरा ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट टू अ प्रपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, पांचवा चौथा कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, पांचवा केस इन ए पोजीशन, केस इन ए पोजीशन, ए पोजीशन। यानी जो नाउन क्लॉज होगी वो इतने तरीके से यूज हो सकती है। अब इनके अर्थ को समझे। सब्जेक्ट टू अ वर्ब माने कर्ता के रूप में, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब माने कर्म के रूप में, ऑब्जेक्ट टू अ प्रपोजिशन यानी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट यानी प्रपोजिशन के बाद, यानी प्रपोजिशन के बाद यानी प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नाउन क्लॉज का प्रयोग जब होता है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब के रूप में प्रयोग होना। फिर केस इन ए पोजीशन,
केस एपोजिशन होता है नाउन सिंथेसिस में आपने पढ़ा होगा, सिंपल सेंटेंस में 2 कॉमा के बीच में जब अपन नाउन की विशेषता को लिखते हैं तो वो कहलाता है केस एपोजिशन। ठीक, तो इतने तरीके से आपकी नाउन क्लॉज प्रयोग हो सकती है। फिर से मैं आपको एक बार बताता हूं, ध्यान दीजिए, मेन पॉइंट आपको याद ये रखना है, प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स। जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी यानी जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे वो 3 प्रकार से बना सकती है, या ये कहें कि या तो नाउन क्लॉज का प्रयोग करके, या एडजेक्टिव क्लॉज, या एडवर्ब क्लॉज। अब जो नाउन क्लॉज का प्रयोग करके अपन लोग अभी सीख रहे, वो नाउन क्लॉज कैसे बनेगी, तो WH वर्ड, दैट, इफ और वेदर, और इनका जो अर्थ होगा वो क्या होगा, की के साथ मिलके अर्थ आएगा। ठीक, ये मेन पॉइंट ये आपको याद रखना है, नाउन क्लॉज इनका प्रयोग करके बनेगी। अब जब सेंटेंस को अपन बनाएंगे, सेंटेंस को पढ़ेंगे, मिला के जब जोड़ेंगे, ठीक है, और जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, आप या तो सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में बना सकते हैं, पैसिव वॉइस में, और दूसरी चीज जो नाउन क्लॉज प्रयोग होगी वो इतने तरीके से प्रयोग हो सकती है, सब्जेक्ट टू वर्ब, ऑब्जेक्ट टू वर्ब, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब, केस इन एपोजिशन। तो अब खेल शुरू करते हैं, आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूं कि अब कैसे करना और क्या करना, बड़ा आसान है, देखिए। तो अब देखते हैं बनाना कैसे है सेंटेंसेस को, जो एग्जाम्पल के थ्रू अपन लोग समझते हैं। लेकिन इसके पहले मैं कुछ मेन पॉइंट्स बताता हूं, उनको ध्यान रखिएगा आप लोग। मेन पॉइंट्स ये हैं, अगर आपको टेंस जब आप सिंथेसिस करें, पहले तो ये जोड़ना, चूंकि कॉम्प्लेक्स अपन को बनाना होता है तो जोड़ना होता है सेंटेंस को, तो अपन लोग सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या करना होता है, जो सेंटेंस जोड़ने के लिए होते हैं सबसे पहले आप उनको पढ़िए। ठीक, पढ़ने के बाद उनको ऐसे दिमाग में मिलाइए कि जिनको आप जोड़े उन सभी का मिश्रित अर्थ आ जाए, मिला के अर्थ आ जाए, फिर उसको ट्रांसलेट कीजिए। ये एक जनरल स्टेप है, ये करना ही होता है। दूसरी चीज, अब इसके अंतर्गत अपन को क्या ध्यान देना है, तो इसके अंतर्गत अपन को मेन चीज जो है वो ये ध्यान देना है। ध्यान दो, मैं आपको बता रहा हूं, आपको मिल जाए इट, दिस, दस, सो, इतने वर्ड्स मिल जाए कहीं किसी एक सेंटेंस में होंगे, या नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अमूमन आपको ये चीज मिलेगी। अगर ये वर्ड्स आपको मिल जाए तो समझ जाइए इन्हीं वर्ड्स में, इन्हीं वर्ड्स की जगह या तो इट, दिस, या दस, या सो, इन्हीं की जगह आपको सीधा एक पूरा सेंटेंस रख देना है, कोई ना कोई कंजंक्शन के साथ ऐड करके, कोई ना कोई कंजंक्शन के साथ ऐड करके। क्लियर हो गई बात? तो ये मेन पॉइंट आप ध्यान रखिएगा इसका। तो पहला तो जो पॉइंट ये है कि WH वर्ड, दैट, इफ और वेदर का प्रयोग करके नाउन क्लॉज बनती है। जहां भी इट, दिस, दस, सो आ जाए उसी जगह क्लॉज रख देते हैं, पहली चीज। अब जो नेक्स्ट है, अब और क्या याद रखना है इसमें, तो अब इसके बाद जो याद रखने वाली चीज ये है कि जैसे वाई है, तो वाई कहां यूज होगा, जहां कारण की बात हो रही हो। वेयर कहां यूज होगा, जहां हियर और देयर शब्द आए, हियर और देयर, तो जान लीजिए वहां जगह की बात हो रही, तो जहां जगह की बात हो रही उधर वाई यूज होगा। और जहां संख्या की बात हो रही हो, गिनती की, तो हाउ मैनी यूज होगा। मात्रा की बात हो रही होगी तो हाउ मच होगा। तो इस तरीके से ये जो सारे WH वर्ड थे, जो आपको मैंने भी कंजंक्शन के थ्रू बताए, कंजंक्शन में बताया कि ये कंजंक्शन है, उनका जो अपना पर्सनल अर्थ है, जब उनसे संबंधित बात हो रही हो, ठीक है, तो जानिए कि उनको वही प्रयोग होगा जहां उनका यूज होना है। जैसे वेयर तो जगह के लिए। अब जैसे कहीं भी आपको मिल जाए सेंटेंस में, दोनों में से एक सेंटेंस मिल जाए, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, थिंग से रिलेटेड बात हो रही हो, तो अपन लोगों को यूज करना है व्हाट का यूज। ठीक है, तो चूंकि की क्या का अर्थ आएगा, तो वहां व्हाट का यूज करना है। इसके बाद जहां बात हो रही हो समवन, एनीवन, नन, वन, यानी पर्सन से रिलेटेड बात हो रही होगी, तो उधर अधिकतर हु, हुज और हु में से कुछ ना कुछ लगेगा। ठीक, अब इतना तो क्लियर हो गया। जहां विकल्प की बात हो रही हो, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप पूछते हैं क्या तुम स्कूल जाओगे, डू यू गो टू स्कूल, क्या स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, तो इफ या वेदर, जब विकल्प की बात हो रही होगी तो इफ या वेदर लगाएंगे। जब साधारण एफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो अपन लोग दैट लगाएंगे कंजंक्शन के रूप में। हालांकि ये जो मैंने अभी बोल दिया इत्यादि समझ में नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम्पल में आपको आ जाएगा, पहला। और फिर दूसरी चीज इसमें एक और बात याद रखनी, वो ये कि जो आपका नाउन क्लॉज होगी या तो सब्जेक्ट के रूप में यानी कर्ता के रूप में, या कर्म के रूप में, या प्रपोजिशन के बाद यानी प्रपोजिशन के कर्म के रूप में, या कॉम्प्लीमेंट के रूप में, या केस इन एपोजिशन के रूप में। अब इनको देखते हैं करना क्या है। अभी तक जो मैंने आपको बताया उसमें आप जो मेन पॉइंट है वो केवल दो चीजें याद रखनी। पहली चीज, ये वर्ड्स मिल जाए तो इनकी जगह क्लोज लगानी है। दूसरी चीज, WH वर्ड
का प्रयोग करके अपन लोग नाउन क्लॉज बनाएंगे, और जब नाउन क्लॉज बनाएंगे तो आपका की के साथ मिलके अर्थ आएगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू देख लो। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है, यू आर अ थीफ, तुम चोर हो, इट इज नॉन टू ऑल, ये सब जानते हैं। तो जब इन सेंटेंस को अपन ने पढ़ लिया, अब अपन लोग जब इसको बनाएंगे, सिंथेसिस करेंगे, तो अपन क्या बोलेंगे? अगर इनको मिला के करना क्या है, मिलाना है और मिला के अर्थ बनाना है। तुम यू आर अ थीफ, इट इज नॉन टू ऑल, ये सब जानते हैं। तुम चोर हो, सब जानते हैं। तो दो तरीके से बोल सकते हैं कि तुम चोर हो, सबको ज्ञात है, एक चीज। दूसरी चीज, तुम चोर हो, ये सब जानते हैं, ऐसा। यानी सेंटेंस को एक्टिव या पैसिव किसी में बना सकते हैं। फिर लेकिन मैंने अभी एक चीज बताई आपको, इट दिस दस सो, जहां ये वर्ड्स मिल जाए समझिए उसी जगह एक पूरा वाक्य रख देना है। जैसे इस वाले सेंटेंस में इट मिल गया, आप ये वाला पूरा वाक्य इसमें धर दीजिए। चूंकि दोनों असर्टिव है तो अपन लोग क्या करेंगे, इट की जगह क्या रख देंगे, दैट की, दैट से जोड़ के लगा दीजिए, दैट की यू आर अ थीफ इज नॉन टू ऑल, इज नॉन टू ऑल, इस टाइप से। तो यानी जो आपकी ये आपकी क्लॉज हो गई, कितनी, ये क्लॉज हो गई आपकी। और क्लॉज यहां इज के पहले रखिए, यानी सब्जेक्ट के रूप में रखिए। तो इस क्लॉज को हम क्या बोल देंगे, किस रूप में प्रयोग हुई है? ये हुई आपकी सब्जेक्ट टू अ वर्ब, यानी कर्ता के रूप में। क्लियर हो गई? बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। अब इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि तुम चोर हो, इज नॉन टू ऑल। यानी क्या करना है अपन को, ये ऐसे ही बोल सकते, इट इज नॉन टू ऑल दैट की यू आर अ थीफ, ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन जो सही इसका तरीका है वो ये प्रॉपर है, क्योंकि इट की जगह अपन ने एक पूरी क्लॉज को मर्ज कर दिया, जोड़ दिया, तो यहां ये चीज हो जाएगी। यानी दैट की यू आर अ थीफ इज नॉन टू ऑल, यानी ये सब्जेक्ट टू वर्ब के रूप में यूज हो गई। अब अगला सेंटेंस देखें, गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, भगवान सर्वव्यापी है, और रिलीजियंस टीच इट, सारे धर्म ये चीज सिखाते हैं। तो जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये बोलेंगे सारे धर्म सिखाते हैं कि भगवान सर्वव्यापी, यानी सब जगह उपस्थित है, ओमनीप्रेजेंट है। तो यहां भी इट आ गया, तो इट की जगह पूरा वाक्य धर दे। तो ये सेंटेंस जब बनेगा तो बन जाएगा, ऑल रिलीजियंस टीच दैट, की के साथ मिलकर अर्थ आना है ना, दैट की गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, कि भगवान सर्वव्यापी है, गॉड इज ओमनीप्रेजेंट। अब यहां जो मुख्य क्रिया टीच है, और टीच के बाद क्लॉज आ गई आपकी। तो टीच मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ये नाउन क्लॉज किस रूप में यूज हो गई, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। क्लियर? तो दो प्रकार से नाउन क्लॉज के यूज आ गए आपको। हालांकि ये पेपर में आपसे नहीं पूछेगा, पेपर में आपसे दो सेंटेंस दे देगा, कहेगा जोड़ के बनाओ। तो अपन को पहला स्टेप ये करना है, दोनों सेंटेंस को पढ़ना है, मिला के अर्थ निकालना है, जोड़ देना है, बात खत्म हो गई। जहां भी इट दिस दस सो आ जाए वहीं क्लॉज लगा देनी है। दैट डब्ल्यूएच वर्ड इफ ए वेदर का प्रयोग करके आपकी क्लॉज बनेगी। अब देखिए अगला सेंटेंस, मिस्टर सेड समथिंग, मिस्टर सिंह सेड समथिंग, मिस्टर सिंह ने कुछ कहा, आई डू नॉट एग्री टू इट, मैं इस पर सहमत नहीं हूं। तो मैं सहमत नहीं हूं कि क्या मिस्टर सिंह ने कहा, तो ऐसे ही बनेगा। तो यहां इट जो आया है, इट की जगह अपन ये पूरा सेंटेंस रखते हैं। लेकिन समथिंग, मैंने बोला ना, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, थिंग से रिलेटेड चीज आया तो अपन करना है व्हाट। तो आगे वाले सेंटेंस में इट की जगह ये पूरा वाक्य रख दीजिए, आई डू नॉट एग्री टू व्हाट, की क्या। अब कुछ लोग बोलेंगे व्हाट का अर्थ जो का आता है इसमें, तो कहीं भी आप जो का अर्थ ले सकते हैं, लेकिन की का ही अर्थ है वो एक्चुअल में। व्हाट मिस्टर सिंह सेड, मिस्टर सिंह सेड, ये चीज आपकी हो जाएगी। तो क्लियर हो गया इतना। अब इधर आप कहेंगे ये नाउन क्लॉज का कौन सा रूप है, तो आप देखेंगे टू एक प्रपोजिशन है, और टू प्रपोजिशन के तुरंत बाद क्लॉज आ गई, तो इसको बोलेंगे क्या, ऑब्जेक्ट टू अ प्रपोजिशन, यानी प्रपोजिशन के कर्म के रूप में क्लॉज हुई। अब देखें अगला जो एग्जांपल है, अगला एग्जांपल बहुत बढ़िया है। अगला देखिए एग्जांपल, अगला क्या कह रहा है, अगला है राम हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, राम एग्जामिनेशन में फेल हो गया, द रीजन इज हिज केयरलेसनेस, जो कारण है वो केयरलेसनेस है। तो अब इसको जब अपन जोड़ेंगे तो अपन क्या बोलेंगे, राम हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, राम एग्जामिनेशन में फेल हो गया, द रीजन इज हिज केयरलेसनेस, जो कारण है वो उसकी लापरवाही है। तो इसको जब मिलाएंगे अपन तो ऐसे बोल सकते,
राम्स फेलियर इन द एग्जामिनेशन में इज दैट, ये है कि ही इज केयरलेस, कि वो केयरलेस है, ही इज केयरलेस। अब इसमें आप देखेंगे इज के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर क्लॉज आई। जब हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधी क्लॉज आती है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब ना सीधा कुछ और आ जाए तो उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, नाउन क्लॉज का किस तरीके का यूज हुआ है? कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब के रूप में। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखें अगला जो सेंटेंस है वो और गजब का है। हाँ, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये वाला। ही वाज इनोसेंट, वो निर्दोष था। दिस वाज हिज स्टेटमेंट, ये इसकी स्टेटमेंट थी। इट वाज रॉन्ग, ये गलत थी, यानी स्टेटमेंट गलत थी। तो मैंने बताया इट, दिस, द, सो, जहां ये वर्ड्स आ जाएं उसी जगह क्लॉज लगा देनी है। तो यहां चूंकि दो सेंटेंस क्लॉज के रूप में अपन को जोड़ के लिखना होंगे, इन दोनों को जोड़ना है। तो पहले तो ये समझ लें जो स्टेटमेंट है वो क्या है। उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि वो निर्दोष था। तो इस स्टेटमेंट को केस इन पोजीशन में चेंज कर लीजिए इस प्रकार से, जैसे हिज स्टेटमेंट। अब उसकी स्टेटमेंट क्या थी? दैट की, कॉमा लगा के विशेषता के रूप में लिख दी दैट की। ही वाज इनोसेंट, यानी स्टेटमेंट जो है वो ये है। ये क्लॉज हो गई, वो भी एपोजिशन के रूप में दो कॉमा के बीच में। फिर बाज इस टाइप से आपका हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो हुआ क्लॉज का कौन सा रूप हो गया? केस इन अपोजिशन वाला। क्योंकि केस इन अपोजिशन क्या होता है? जिस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता होती है वो आपकी पूरी स्टेटमेंट या कहेंगे क्लॉज के रूप में होती है। कहने का मतलब ये क्लॉज हो गई आपकी, तो जो विशेषता होती है वो दो कॉमा के बीच में रख दी जाती है। तो यहाँ जो क्लॉज है वो दो कॉमा के बीच में है। तो ऐसी स्थिति में ये यूज हो जाएगा नाउन क्लॉज का केस इन अपोजिशन वाला यूज। ठीक है? तो ये सेंटेंस इस टाइप से हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी 2-3 सेंटेंस हो और एक सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन की विशेषता अगले में पूरी बताई है, उसके बारे में बताया गया है नाउन के बारे में दूसरे सेंटेंस में, तो वो क्या करना है अपन को? वो नाउन रख लेना है। जैसे यहाँ स्टेटमेंट आई, अब इस टाइप से तो क्या करना है? जैसे ये स्टेटमेंट आ गई तो इस स्टेटमेंट को अपन को क्या स्टेटमेंट है, दो कॉमा के बीच वो स्टेटमेंट क्लॉज ला के दैट से जोड़कर लिख दीजिए। और फिर अगली जो शेष सेंटेंस बचा, चूंकि ये करता हो जाएगा इतना पूरा, तो बाकी जो शेष है वो आपका मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से लेकर लास्ट तक हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे सेंटेंस आपको न्यूज से रिलेटेड, फैक्ट्स, तथ्य होगा, कोई स्टेटमेंट होगी, माने इस टाइप के सेंटेंस आपको मिलेंगे। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब जरा और देखते हैं थोड़ा एग्जाम्पल। अब देखते हैं थोड़ा 2-3 एग्जाम्पल और हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा नाउन क्लॉज क्लियर हो जाएगा। देखिए, यदि आपको सेंटेंस कुछ इस टाइप से मिले कि इंटेरोगेटिव साथ में सेंटेंस हो, यानी दो में से एक सेंटेंस या दोनों सेंटेंस जब इंटेरोगेटिव हो तो उसको बनाना कैसे समझिए। उसको आपको जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल होता है वो फॉलो करा देना है, यानी सेंटेंस को असर्टिव में बना देना है क्लॉज के साथ स्टार्ट करके। क्लियर? देखिए जरा कैसे करना है। जैसे ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता। हु इज सी, वह कौन है। वह नहीं जानता वह कौन है, लेकिन अब जब इन दोनों को अपन लोग जोड़ेंगे तो कैसे बोलेंगे? वह नहीं जानता की कौन, की के साथ मिलकर आता था की कौन वह है। तो कैसे हो जाएगा सेंटेंस? ही डज नॉट नो, ही डज नॉट नो हु, की कौन, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल को फॉलो करना है, सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करने, यानी ये की कौन, की के साथ अर्थ आएगा, फिर करता और फिर हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है असर्टिव में? करता फिर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। इस टाइप से होता है ना, हु, सी, इज और लास्ट में फुल स्टॉप। ऐसे बन जाएगा सेंटेंस, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं। आप देखें अगला, जैसे टेल मी, मुझे बताओ, वेयर इज सी, वह कहाँ है। तो मुझे बताओ की कहाँ, वह है, इस टाइप से। तो टेल मी वेयर, की कहाँ, सी, इज, इस टाइप से हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर? अब अगला देखें जरा, ही मे बी इनोसेंट, वो इनोसेंट हो सकता है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। वो इनोसेंट हो सकता है, मैं नहीं जानता। तो इसमें विकल्प की बात है, हो सकता है। तो इसमें जब विकल्प होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो अपन लोग क्या करते हैं?
इफ या वेदर का यूज करते हैं तो कैसे होगा, आई डू नॉट नो, पीछे मैं नहीं जानता कि वह इनोसेंट है या नहीं, इस टाइप से आई डू नॉट नो। वेदर कि यदि या कि क्या, ही इज इनोसेंट। ठीक है, अब ये मे बी रिड्यूस हो गया आपका एज से, एज एमआर लगेगा, क्यों? क्योंकि मे बी से विकल्प पता चल रहा है और यहाँ जो वेदर है, वेदर का मतलब होता है विकल्प। ठीक, तो यहाँ वेदर लगा देंगे और इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे एज से। क्लियर? तो इस टाइप से ये जो कॉन्सेप्ट है आपका नाउन क्लॉज का, वो यही आपका क्लियर होता है। अब लेकिन इसमें जो की पॉइंट्स है वो आप क्लियर कर ही गए होंगे। कुछ विशेष अपन को याद नहीं रखना है, सेंटेंस को पढ़ना है, मिला के जब अर्थ अपन लोग बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्लॉज का यूज करना होगा, और जो क्लॉज होगी वो आपकी WH वर्ड, दैट या इफ या वेदर से मिलकर बनेगी। और इन जो कंजंक्शन है WH वर्ड, इफ या वेदर और दैट, इनमें की का अर्थ मिल के आएगा, यानी की का अर्थ आएगा तो जहां की का अर्थ आ जाए वहीं अपन को लगा देना है, जहां इट दिस दस सो आ जाए वही क्लॉज लगानी है। तो आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में आगे मिलेंगे एडजेक्टिव क्लॉज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय भवानी।